जिसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। यौगिक प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज थ्रू सुटेबल योगा प्रैक्टिसेस, जिसमें यौगिक डाइट, यम एंड नियम, सटकर्म, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, चेंजेस इन लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू यौगिक स्क्रिप्चर्स। क्या चीजें आप अपना के उसको ठीक कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी फॉर द फॉलोइंग कॉमन अलाइनमेंट्स। हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच देखना है कि किस प्रकार हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजीज हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हैं, कैसे उसको हम योग के थ्रू, प्राणायाम, आसनास, सटकर्मा, ध्यान, इसके थ्रू कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जिसमें हमें सबसे पहले देखना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा। उसके बाद हमें कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड देखना है, जिसमें हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अस्थमा। उसके बाद एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें हमें डायबिटीज, मेलाइटोस, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। उसके बाद हमें ऑब्स्ट्रिकल एंड गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स देखने हैं, जिसमें डिस्मेनोरिया, मेनोपॉज एंड प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, योगा फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर हमें इसमें देखना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में हमें देखना है गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, कोलाइटिस एंड पाइल्स, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर जो है, जिसमें बैक पेन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, आईवीडीपी जिसको कहते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस एंड आर्थराइटिस। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमें देखना है माइग्रेन, टेंशन, हेडेक एंड एपिलेप्सी। फिजियो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें न्यूरोसिस, एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज एंड डिप्रेशन। ये हमारे जो डिजीज है, इनका ट्रीटमेंट हमें प्रॉपर वे में देखना है। क्लियर है सभी को? तो हम एक एक डिजीज देखेंगे, राइट, एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं, राइट, और किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं, योगासन, सटकर्मा, प्राणायाम एंड ध्यान के थ्रू। उसमें हम सारी चीजें देखेंगे। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि किस डिजीज में कौन से आसन लाभदायक हैं, या तो कौन से प्राणायाम किए जा सकते हैं, राइट, या तो कई बार सिम्टम्स पूछ दिया जाता है कि इस डिजीज का क्या सिम्टम्स होते हैं, या कौन से आसन नहीं करने चाहिए। क्लियर है? तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्लियर है? कोशिश करेंगे सभी पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी एज अ टीचर हैं और आपने पढ़ा भी है पहले, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। बाकी जो पीपीटी है वो हिंदी में भी है, और जो वर्डिंग थोड़ी हिंदी में हार्ड है उसका इंग्लिश में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लियर है? विजुअल है सभी को? ठीक है। सबसे पहला जो हमारा डिजीज है दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस। क्लियर? एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर, इसको हे फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, राइट।
इसको हे फीवर के नाम से भी जाना जाता है, इसको हे फीवर भी कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस को। ये तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज से सांस लेते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है और आपकी नाक के अंदर सूजन आ जाती है। ये कब होता है मोस्टली? जिससे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट थिंग से एलर्जी होती है, राइट? जैसे किसी फ्लावर हो गया, किसी टाइप का धुआं हो गया, तो स्मॉग होता है। अगर उनसे किसी को एलर्जी होती है, अगर वो उसके संपर्क में आते हैं, जिसके कारण ये हो सकता है। क्लियर? साइनाइटिस, साइनसाइटिस क्या है? साइनस के अंदर के परत की सूजन होती है, जो तिक्त या पुरानी हो सकती है। क्या हो सकती है? ये पुरानी हो सकती है, काफी ज्यादा, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल न्यू हो। एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब काफी ज्यादा पुराना, और तिक्त का मतलब क्या होता है? कड़वा टाइप का जो होता है। ठीक है? एलर्जिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मीन्स ये एक दूसरे से जो प्रॉपर अटैच्ड हैं, राइट? क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस के कारण आपकी नाक अवरुद्ध हो जाती है और बदले में यह साइनस को भी रोकता है। क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस के कारण क्या होता है? आपकी जो नॉस्ट्रल है उस ब्लॉकेज आ जाती है, जिससे ये क्या होता है? साइनस को भी रोकता है। देखिए, और नॉर्मल अगर हम देखें नेजल कैविटी की जो नॉर्मल अलाइनमेंट देखें तो ये डिफरेंट है, राइट? वही एलर्जिक राइनाइटिस में क्या है? देयर इज अ स्वेलिंग, राइट? ये दिख रहा होगा आप सभी को, जो कि स्वेलिंग वाला पार्ट है, राइट? एंड ये जो नॉर्मल है, एंड यहाँ पे देखिए स्वेलिंग के बाद जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। क्लियर है? दैट इज द सर थोड़ा जूम डिफरेंस और कर सकते हैं इन क्या? द जूम। ओके, जस्ट अ मिनट। जी सर। ठीक है, जी तो जी। इसमें एनाटॉमिकल शेप देखें किस तरीके से है। जो नॉर्मल एनाटॉमी है, अगर आप नेजल कैविटी की देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल लाइनिंग आपको अलग अलग दिख रही होंगी, राइट? लेकिन अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एलर्जिक राइनाइटिस में, राइट, जो इन्फ्लामेशन है, ये इसमें आपको कंफर्म जो यहाँ पे है सूजन दिख रही होगी, स्वेलिंग, राइट? तो स्टार्टिंग में जो नेजल कैविटी का जो इनर पार्ट है, दिस इज लुकिंग लाइक दिस, ये जो सेकंड इमेज में आप देख रहे हो, राइट? एंड ये जो नीचे वाला है, दैट इज स्वेलिंग के बाद जो इन्फ्लामेशन है, उसके बाद इस तरीके से शो हो रही है। तो अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो सबसे पहले स्नीजिंग, छींक आना, और रनी नोज, जो बहती हुई नाक होती है, नाक कंटिन्यूअस बहते रहना, स्टफी नोज, नाक काफी भरी भरी हुई फील होती है, एंड इची नोज, नाक में आपकी खुजली बहुत ज्यादा होंगी। उसके बाद कफिंग, खांसना, कंटिन्यूअस खांसी होना, असोरो, असोर और स्क्रैची थ्रोट, गले में खराश या खरोच टाइप का, बिल्कुल जैसे आवाज ना आना, खराश टाइप का होता है। इची आईज, आंखों में जलन। वाटरी आईज, आंखों से पानी, मीन्स गीली आंखें। डार्क सर्कल अंडर द आईज, राइट, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंट हेडा, लगातार सिर दर्द बना रहता है। क्लियर है? सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ राइनाइटिस। उसके बाद इसके कौन कौन से ऐसे रीजन है जो इसको ट्रिगर करते हैं, राइट, इसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो हे फीवर, जिसको राइनाइटिस भी कहते हैं, राइट, इसको ट्रिगर करने वाले कौन कौन से हैं? एक तो बाहरी एलर्जी,
बाहरी एलर्जी में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे घास, पेड़ और घास के पराग। पराग क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे घास होते हैं उनमें क्या होती हैं, कुछ जो उनके ऊपर लगे होते हैं, जो फल टाइप लगे होते हैं उनमें, तो वो क्या होते हैं, पॉलेंस टाइप में, जो हवा से उड़ते हैं, राइट। हवा चलने के बाद वो उड़ के क्या होते हैं, हवा में आ जाते हैं, जिसके संपर्क में आने से वो नॉस्ट्रल के थ्रू इन कर जाता है, जिससे ये ट्रिगर होता है। इंडोर एलर्जी, जैसे पालतू जानवर के बालों, जो आपके जानवर हैं, जो कोई, हर किसी ने किसी के घर में कुछ ना कोई जानवर मोस्टली होता है, चाहे वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो जो उनके हेयर्स हैं, राइट, जो उनके हेयर्स हैं, रूसी, धूल के कण या फफूंदी, राइट, इनसे भी ये ट्रिगर हो सकते हैं, राइट। थर्ड क्या है, सिगरेट का धुआं, कोई आसपास सिगरेट पी रहा हो, उसके धुएं से, किसी को इत्र से एलर्जी होती है, तो इत्र से भी ये हो सकता है, राइट। या उत्तेजक पदार्थ, कोई भी ऐसा उत्तेजक पदार्थ हो सकता है, राइट, जिससे ये ट्रिगर होते हैं। उत्तेजक मीन्स जो ट्रिगर करते हैं। क्लियर है। एलर्जिक राइनाइटिस का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, उसमें यौगिक उपचार में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सटकर्म, सटकर्म में आप जलनेति का अभ्यास, सूत्रनेति का अभ्यास और कपालभाति, इसका अभ्यास किया जा सकता है राइनाइटिस के कंडीशन में। कौन कौन से प्राणायाम इसमें इफेक्टिव है, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, सूर्यवेदी और योग निद्रा, इसका अभ्यास किया जा सकता है राइनाइटिस को क्योर करने के लिए और न उससे बेटर होने के लिए। क्लियर। आसनास, कौन कौन से आसन आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से आसन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, इसमें भुजंग आसन, जिसमें प्रॉपर चेस्ट ओपन हो रहा हो, नॉस्ट्रल कैविटी ओपन हो रही हो। धनुरासन, अर्धचंद्रासन, सेतु बंधासन, राइट, इनका अभ्यास राइनाइटिस में काफी लाभदायक है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा साइनोसाइटिस, राइट। नेक्स्ट क्या है, साइनोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल साइनस। किसका इन्फ्लेमेशन, नेजल साइनस का। साइनसाइटिस, साइनस, साइनस हमने देखा था, दैट इज द कैविटी, जो साइनस कैविटी है हमारे नॉस्ट्रल कैविटी के जो ऊपर में है, राइट, नॉस्ट्रल के जस्ट पीछे वाले भाग, ऊपर वाले भाग पे, बैक साइड में। साइनस टिश्यू लाइनिंग की उत्तेजन या सूजन होती है। जो टिश्यूज की लाइनिंग होती है उसको क्या करती है, इन्फ्लामेशन, उत्तेजन होती है, या उसमें मोस्टली क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। साइनसाइटिस के लक्षणों में क्या है, नाक बंद हो जाना, मोस्टली कहीं ना कहीं सिम्टम्स आपको कॉमन ही दिखेंगे, ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखेगा, राइट। इसके जो सिम्टम्स है उसमें क्या होगा, नॉस्ट्रल ब्लॉकेज, नाक का बंद होना, नाक में सूखेपन के कारण जलन, राइट, इसमें क्या होगा, सूखेपन के कारण क्या होगी, जलन होगी काफी ज्यादा। साइनस का दबाव, प्रेशर, जिससे सिर दर्द और बुखार, राइट, सर दर्द और बुखार हो सकता है। आमतौर पर साइनस के दो प्रकार, वायरल और बैक्टीरियल, राइट। ये किस टाइप से हो सकते हैं, एक तो वायरल हो सकता है और एक बैक्टीरियल हो सकता है। क्लियर है। ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो वायरल भी या बैक्टीरियल भी। साइनस कैविटीज के वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, इन्फेक्शन,
संक्रमण मीन्स इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जलन और सूजन पैदा करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, स्वेलिंग और जो वर्निंग सेंसेशन है वो क्रिएट करते हैं तथा वल्गम की निकासी में बाधा डाल सकते हैं। जो म्यूकस निकलता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है? ये साइनसाइटिस में ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। नॉर्मल अगर आप देखें तो नॉर्मल में क्या है, ये नॉर्मल में आपका ये जो ऑस्टिम है ये सिंपल है, राइट। और यहाँ पे कोई कफिंग नहीं है, राइट। जबकि जब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस साइड देखेंगे ये जलन की टाइप की हो रही है, राइट। रेडिश हो चुका है पूरा। और प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ड साइनसिस। यहाँ पे क्या हुआ, जो साइनसिस है वो पूरा फिल हो चुका है, इसको ब्लॉक कर चुका है। क्लियर है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड इन साइनोसाइटिस। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये भी किससे रिलेटेड डिजीज है, ये आपके रेस्पिरेटरी डिजीज में है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होते हैं, उत्तेजन व सूजन, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग तथा ब्रोंकियल ट्यूबों की जलन होती है। ब्रोंकियल, जो ब्रोंकियल, राइट, हमने देखा था ना ब्रोंकाइज, ये किसके पार्ट थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो जो ब्रोंकियल ट्यूबों की जलन होती है, ब्रोंकियल जो ट्यूब थे उसमें क्या हो रही है, जलन हो रही है। ये नलिकाएं वायु मार्ग हैं, ये नलिकाएं क्या है, ये जो पाइप्स है ये क्या है, एयरवेज है, जिससे एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। जो फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर ले जाती हैं, इन एंड आउट करती हैं लंग्स में। ट्यूबों में होने वाली जलन के कारण वल्गम बनता है। ट्यूबों में जो क्या होती है, जलन होती है, जिसके कारण क्या होता है, वल्गम क्रिएट होता है। यह मोस्टली यह एक लंबी अवधि की बीमारी है। ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, राइट। ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, दिस इज द लॉन्ग टर्म डिजीज जो वापस आती रहती है या कभी पूरी तरह से दूर नहीं होती है, राइट। या तो कई बार लगता है कि ठीक हो गए हैं, वो दोबारा आ सकता है, राइट। और ये कई बार प्रॉपर पूरी तरीके से खत्म ही नहीं होता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। यह एक प्रकार की पुरानी प्रतिरोधी फेफड़े की बीमारी क्या है, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसको क्या कहते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को सीओपीडी भी कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्लियर है? इसकी हिंदी मीनिंग क्या हुई, पुरानी प्रतिरोधी फेफड़े की बीमारी। क्लियर है? क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, या वो भी ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द क्रॉनिक सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये क्या है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्लियर? यस या नो? यस सर। Yes, sir. देखिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला था ये को क्या था, कौन बताएंगे नाम? तो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जहां से एंट्री हो रही है लंग्स में, Trachea. सर ट्रैक विंड पाइप। ट्रैकिया, राइट, ब्रोंकाइस एंड फिर
ब्रोंक्यूल्स, राइट। ब्रोंकियल ट्यूब में कन्वर्ट होता है, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स में क्या कनेक्टेड होते हैं? Alveoli. Alveoli. राइट, जहां पे जो गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है जो नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, इसमें देखिए कितना स्पेस है, ये दिख रहा है? दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. ये यहाँ पे देखिए ये स्पेस, और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। मैक्सिमम जो गैप था वो क्लोज हो चुका है, राइट। जिससे होता क्या है? ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से ना तो एल्वोलाइज में पहुंच पाती है और ना ही वापिस आ पाती, तो आपको इनहेलेशन में भी काफी प्रॉब्लम होता है। क्लियर है? अब देखिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसका पता चलेगा कि दैट इज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? क्या क्या सिम्टम्स होंगे? तो अगर आप देखें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपके वायु मार्ग को मोटे बलगम से भर देता है। ये क्या करता है? जो आपका एयरवेज है उसको ब्लॉक कर देता है। किससे? म्यूकस से। बलगम क्या होते हैं? म्यूकस। ये म्यूकस से क्या करता है? पूरी तरीके से क्लोज कर देता है, राइट। आमतौर पर आपके फेफड़ों से कफ बाहर करने वाले छोटे वॉल्व क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हम सभी जहां हमने पढ़ा था ना कि जो फेफड़ों से, जो आमतौर पर जो फेफड़ों से कफ बाहर करने वाले जो छोटे वॉल होते हैं, ठीक है, वॉल्स क्या होते हैं? ये डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपको खांसी आती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, राइट, जैसे जैसे डिजीज बढ़ता जाता है, आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, राइट। जैसे जैसे ये क्रॉनिक होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? आपको ब्रीदिंग में काफी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्लियर? उसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं, और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? कफ ऑफन विथ म्यूकस, खांसी होंगी अक्सर किसके साथ? बलगम वाली म्यूकस के साथ, राइट। वीजिंग, घरघराहट की आवाज सुनाई देगी। टाइट चेस्ट, आपको टाइटनेस फील होगी चेस्ट में, राइट। कसी हुई छाती, जो टाइटनेस होती है चेस्ट में, वो फील होंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको ब्रीथ बहुत कम फील होगी, राइट। सांस लेने में कठिनाई होगी। फीलिंग टायर्ड, आपको श्वास लेने में काफी ज्यादा थकान महसूस होगी, टायर्ड फील करेंगे आप ब्रीदिंग लेने में। क्लियर है? दैट इज द सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम देखते हैं रीजन क्या क्या हो सकते हैं। यस, कुछ कह रहे हैं क्या कोई? ठीक है। यस सर, मैं बोल रही थी सर, मतलब कोविड में यही हुआ था क्या सर? मतलब ब्रोंकाइटिस है वो कब से भर गई थी, मतलब कोविड, ये हाँ, कोविड के देखिए सीजन वो पे? भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज ही थी, राइट। हम्म, तो वो रेस्पिरेटरी डिजीज थी, वो किसको ब्लॉकेज कर रहा था? मोस्टली जो एयरवेज था उसको तो ब्लॉक कर ही रहा था। हाँ। क्लियर है? लेकिन वो यस सर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही था। तो क्लियर ये है? कोविड में, हाँ, मतलब अभी जो अपन ने जो सेकंड वाला जो डायग्राम देखा था वो कोविड का नहीं आएगा ना सर? हाँ, उसमें भी मोस्टली कफिंग ही हो रहा था ना। हाँ। हो क्या रहा था? ब्लॉकेज ही हो रहा था यस। ना, यही देखा था ना हमने, यही इमेज कह रहे हैं ब्लॉकेज। ना। नहीं 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 सर। उसमें क्या सर हो रहा था? सेकंड वाला एल्वेलाइज की जो हाँ, ब्रोंकाइज की इमेज। ये वो प्रॉब्लम ये हो रही थी। हम्म। क्लियर है? यस सर। वो जो प्रॉब्लम थी मोस्टली यही थी।
हो क्या रहा था, म्यूकस की वजह से आप ब्रीथ कर नहीं पा रहे थे, यही था ना, यस सर, यस सर। ब्रीदिंग में ही तो सर वो प्रॉब्लम आ रही वायरस थी। था ना सर, कोविड में सर वो एल्वेलाइफ को अटैक कर रहा था बेसिकली ये। यस, तो एल्वोलाई पे जो अटैक हो रहा था, राइट, तो एल्वोलाई से जब यहीं से प्रॉब्लम होनी शुरू होगी तो एयरवेज से भी तो नहीं जाएगा ना, तो एल्वेलाइज में ही प्रॉब्लम आएगा तो गैस ऑफ एक्सचेंज होगा ही नहीं ना। गैस ऑफ एक्सचेंज भी नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, जो ब्लॉकेज थी, जो टाइटनेस फील हो रही थी चेस्ट में, राइट, अगर एक्सचेंज भी नहीं होगा तो उस कंडीशंस में ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होगी ना, कैसे करेंगे, राइट, इसीलिए तो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी ना, करेक्ट है सर। सर मुझे और एक क्योंकि डाउट ऑक्सीजन, था। हाँ, हाँ, मतलब मैंने ना कभी सिगरेट नहीं पी है, तो हम्म मतलब सिगरेट का जो धुआं है वो तो गर्म होता हम्म है ना? अगर सिगरेट हम्म पीने से धुआं अंदर जाता है तो वो कफ को गर्म नहीं करता है सर? मतलब कफ को कभी वो मेल्ट उसमें नहीं बहुत करता है? सारे केमिकल होते हैं, ठीक है, हाँ, समझिए उस चीज को, तो मतलब मेरा ये राइट, डाउट था कि अगर धुआं अंदर जाता है तो वो कफ को क्यों मेल्ट नहीं करता है? अगर वहां पे अगर वो कफ सिर्फ को सिगरेट मेल्ट पिए नहीं तो करेगा, क्योंकि उसमें के अंदर निकोटीन होता है, ठीक है, और निकोटीन हमेशा रिएक्ट करता है ब्लड के साथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके, यस सर, करेक्ट है। ओके वो प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि वो नॉर्मल एयर थोड़े है, सर, बट ठीक है अगर ना, अपन गरम अपन वेपोराइज करते हैं अपन, है ना, विक्स की अगर भाप लेते तो वो धुआं अंदर जाता है और वो कफ को मेल्ट करता है, तो ये धुआं भी तो जाता है ना गर्म, तो ये क्यों नहीं नॉर्मल में मेल्ट और उसमें फर्क है ना, नॉर्मल में उसमें फर्क है, ठीक है, करके पर? टॉक्सिन है ना, टॉक्सिन जाएगा हमारे बॉडी में तो हमारे ये सेल वही, के लिए बिल्कुल ही हानिकारक होगा। दैट इज नॉट गुड फॉर यू ना, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स हैं, तो वो हार्ट लंग्स को ब्लॉक करेंगी ना कि क्लीन करेंगी, उसमें ऑलरेडी काफी सारे टॉक्सिन्स है, इस वजह से खांसी हो रही है, प्रॉब्लम भी इसी वजह से हो रही है। देखिए, सिगरेट पीना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नंबर वन रीजन है अभी भी, क्लियर है, 90% से अधिक लोग बीमारी के साथ धूम्रपान करते हैं या धूम्रपान करते थे जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। इसके अवसरों को बढ़ाने वाली अन्य चीजों में शामिल है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सेकेंड हैंड स्मोक, दूसरे का ग्रहण किया हुआ धूम्रपान, किसी से सेकेंड हैंड स्मोक आप ले रहे हैं, जैसे अगर आप बाहर साइड में खड़े हैं, क्लियर है, सेकेंड हैंड स्मोक कौन सा हो गया, कोई स्मोक कर रहा है और आप बगल में खड़े हैं, पैसिव पैसिव स्मोक, यस, मतलब हाँ, सिगरेट पी रहा है कोई और अपन उसके पास में खड़ा है। हाँ, तो आपको भी वो प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सिगरेट पिया ही नहीं था, क्लियर है ना, आपको चांसेस ज्यादा है होने के, ये ध्यान रखिए, डस्ट हो सकता है क्या, धूल, इसकी वजह से भी हो सकता है, सर्टेन फ्यूम्स लाइक हेयर स्प्रे, if you work in a hair salon or house paint, if you are a building constructor, right, कुछ धुएं हो सकते हैं जैसे हेयर स्प्रे हो गया, पेंट हो गया, इसका जो, ये चीजें जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये भी ब्रीदिंग के साथ जाके आपके नॉस्ट्रल पैसेज को ब्लॉक कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, एयर पॉल्यूशन, बिल्डिंग फ्यूम्स, इंजन एग्जॉस्ट, राइट, जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन हो गया, जो वेल्डिंग करते हैं आपने देखा होगा उसके जो धुएं निकलते हैं, स्मोक जो होता है, उससे हो सकता है, इंजन निकास कोयला जो होता है, जो इंजन से देखा होगा आपने जो धुआं निकल रहा होता है, या आग का धुआं, इससे भी ये हो सकता है, राइट, क्लियर हुआ, कोल फायर स्मोक, इन सब से भी ये क्या हो सकता है,
ये रीजन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के। क्लियर हो गया? इसका ट्रीटमेंट के क्या कर सकते हैं आप? सटकर्म, जलनेती, कुंजल और वस्त्र धोती। हमने ये पढ़ा था ना, ये सभी क्या है? आपके नॉस्ट्रल पैसेज को क्या करते हैं? प्रॉपर क्लियर करते हैं। जो कफ है, कफ को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। इन सभी से, सटकर्म में आपके जलनेती हो गया, कुंजल हो गया, वस्त्र धोती, ये कफ सभी क्या करते हैं? जो ब्लॉकेज है, कफ जो है उसको निकालने का काम करते हैं। प्राणायाम में क्या कर सकते हैं? उज्जयी ब्रीथ, कपालभाति प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। क्लियर है? अजपा जप, जिसको हमने गायत्री मंत्र पढ़ा था, गायत्री जप, राइट, उसका जाप भी किया जा सकता है, अजपा जप। ठीक है? किस मुद्रा या बद्ध का योग यूज कर सकते हैं आप? योग मुद्रा का प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा किससे रिलेटेड है? हार्ट से, आप सभी को पता होगा। क्लियर? महावन और जालंधर बन योग निद्रा का अभ्यास क्या है? काफी ज्यादा बेनिफिशियल है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए। क्लियर है? आसन में क्या कर सकते हैं? वज्रासन, त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज और खड़े होकर आगे और पीछे झुकने वाले आसन, राइट। जो आगे और पीछे झुकने वाले जो आसन है उसका अभ्यास किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, शशांकासन, उष्ट्रासन, पद्मासन और सिंहासन क्या है? विशेष लाभदायी है। क्लियर हुआ? ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के बीच क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट, वो हम देख लेते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकियल ट्यूब की सूजन की ओर जाता है, जिसे ब्रोंकाई के रूप में भी जाना जाता है, राइट। जो मुंह, माउथ, नाक, नॉस्ट्रल और लंग्स के बीच क्या होती है? वायु मार्ग के रूप में कार्य करता है, राइट। इसके विपरीत अस्थमा क्या है? ये एक पुरानी डिजीज है जो अधिक समय तक फेफड़े में बनी रहती है। ये लॉन्ग टर्म तक बना रहता है, लॉन्ग टर्म डिजीज है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब्रोंकियल नलियों में सूजन आ जाती है, जो मांसपेशियों को लगातार टाइटन करती रहती हैं और लंग्स को प्रभावित करती है। इसलिए हवा को अंदर बाहर करने के लिए समस्याएं पैदा होती है। क्लियर है? यहाँ पे टाइटनेस होती है और लॉन्ग टर्म तक होती रहती है। क्लियर है? दैट इज द रीजन। डॉक्टरों को लगता है कि अस्थमा क्या है? अनुवांशिकी, जेनेटिक और जो पर्यावरण कारकों के संयोजन के कारण होता है। इन दोनों के मिलने के कारण ही अस्थमा होता है। इन उत्प्रेरकों में, राइट, इनको जो ट्रिगर करते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? क्रिएट करते हैं, धुआं हो गया, स्मोक हो गया और प्रदूषण, पॉल्यूशन, ये चीजें शामिल हो सकती हैं, राइट। ब्रोंकाइटिस के लिए कहा जाता है कि कभी कभी 2 वर्ष से अधिक समय तक रह सकता है या कुछ हफ्ते में ही ठीक हो सकता है। ब्रोंकाइटिस क्या है? या तो ये कभी कभी लंबा टाइम तक भी ले लेता है, 2 वर्ष या अधिक समय तक भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 वीक में भी ठीक हो जाए। जबकि अस्थमा क्या है? ये लॉन्ग टर्म, जीवन भर चलने वाली बीमारी है, राइट। पूरे जीवन चल सकता है, होल लाइफ। इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसे स्थायी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। क्लियर है?
इसको क्या अस्थायी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। कुछ समय के लिए इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? यस या नो? यस सर। अस्थमा देखें, जो इन्फ्लामेट ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं, ये नॉर्मल ट्यूब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे पूरा ओपन है, और अस्थमा में देखें ये पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। क्लियर है? ऊपर भी आपको स्वेलिंग दिख रही होगी ब्रोंकियल्स में जो है। क्लियर है? ब्रोंकाइज में मोस्टली स्वेलिंग है और इनसाइड से पूरा क्लोज्ड है मोस्टली, इसलिए आपको ब्रीदिंग इनहेल करने में काफी प्रॉब्लम आती है जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जो हमने ऊपर देखा मोस्टली सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस, और कफ विथ म्यूकस। राइट? इसमें कफ काफी ज्यादा बनेगी। राइट? इन बीमारियों का मुख्य कारण क्या हो सकता है? एक तो अगर स्मोकिंग कर रहे हो, राइट, कोई संक्रमण हुआ हो, एलर्जी हो, या तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। राइट? ये इसके कारण हो सकते हैं, ये रीजन हो सकते हैं अस्थमा के। राइट? इसमें ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं आप? षटकर में आप जलनेती का अभ्यास करवा सकते हैं। कुंजल का अभ्यास लाभदायक है। लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास लाभदायक है। वस्त्र धोती और कपाल भाती का जो अभ्यास है वो काफी बेहतर है। आसन में क्या क्या करवाया जा सकता है? सिंहासन, भुजंगासन, शशांकासन, उष्ट्रासन, पद्मासन, सूर्य नमस्कार, आसन और गोमुख आसन, इनका अभ्यास किया जा सकता है। कोई बताएंगे इसमें क्या नहीं करना चाहिए? प्राणायाम में कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास पर सजगता और भस्त्रिका प्राणायाम। क्लियर है? कुंभक का अभ्यास मोस्टली नहीं करेंगे, और अगर आप इनहेल भी कर भी रहे हो तो ध्यान रहे इनहेलेशन के साथ करेंगे, श्वास को भरने के। क्लियर है? श्वास को सर बंद भरने का के अभ्यास बाद करा सकते हैं? आप बंद का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान, ये चीज ध्यान रहे कि श्वसन के साथ करेंगे, निश्वसन के साथ नहीं, मतलब एक्सेल करके नहीं करेंगे। क्लियर है? सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी। सर मेरे को मतलब जेनेटिक अस्थमा है, पर मैं कुंभक भी करती हूँ और शीर्ष आसन भी करती हूँ। अभ्यास के साथ कर सकते हैं। सोमपीथी जी हैं? नहीं सर, हिमांशी। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, हिमांशी जी, ठीक है। देखिए हिमांशी जी, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, एक वे में ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जी सर। हर किसी डिजीज में ये चीज ध्यान रखें, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। प्रैक्टिकल वे में डिफरेंट होता है, ठीक है हिमांशी जी। अगर आप निरंतर अभ्यास कर रही हैं, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में हैं, तो आप अभ्यास कर सकती हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो। क्लियर है? जी सर, मैं कंफर्टेबल भी होती हूँ, मतलब मेरी होल्डिंग भी है शीर्ष आसन में।
तो मुझे दिक्कत नहीं होती, बट मैं अस्थमा पेशेंट हूँ। इसलिए लेकिन अगर आप किसी को ट्रीट कर रही हो ना, तो वहां पे क्या ध्यान देना होगा कि क्या वो कंफर्टेबल है आपके करवाने के बाद। क्लियर है हिमांशी जी? ओके सर। जी सर। सर अगर नहीं सबकी है बॉडी अलग तो अलग आप अवॉइड करेंगे। हाँ जी, ठीक है सर। मैं कह रहा हूँ सर सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। ज्यादातर बिल्कुल। लोगों को शीर्षासन ट्रीटमेंट मतलब योगा थेरेपी नहीं हो पाता हमेशा है। एनाटॉमिकल बेस पे दिया जाता है ना, ठीक है। हाँ जी। आपको ये समझना होगा कि सामने वाले डिफरेंट है, आप डिफरेंट है, हर किसी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिफरेंट है। क्लियर है? तो उस चीज को ध्यान में रख के हम अभ्यास करेंगे या तो करवाएंगे, ठीक है। ध्यान और योग का अभ्यास किया जा सकता है, रिलैक्सेशन, शीतलीकरण, शवासन जो है, ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है। क्लियर है? ये हमने मोस्टली देखे जो कि किससे रिलेटेड डिजीज है, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्लियर है? हमने देखा राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, क्लियर, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, एंड लास्ट में कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के बीच में क्या है। ब्रोंकाइटिस या तो 2 साल या 1 वीक तक रह सकता है, लेकिन अस्थमा क्या है, लाइफ लॉन्ग डिजीज है। फिर हमने देखा कि क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है।